नमस्ते प्यारे बच्चों। हमने जो आपसे वादा किया था, पहले आधारभूत कक्षाएं अपन ने पिछले हफ्ते में पूरी कर ली है। अब अपन प्रमुख रूप से किताब को फोकस करके उसके नोट्स बना रहे हैं और उसको समझने जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में अपना आज अध्याय नंबर 1 है, जो भूगोल की शुरुआत है। और आपके जीवन में आज तक आपने जब भी भूगोल पढ़ा था तो उसको सामाजिक विज्ञान के रूप में आपने आज तक जाना था। आज आप भूगोल को एक अलग विषय के रूप में समझने वाले हैं और उसको आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका पहला अध्याय आपके सामने है, उसी का यही नाम है, भूगोल एक विषय के रूप में। आज तक आपने 10वीं कक्षा में और 6ठी से 10वीं तक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल का भी अध्ययन किया है। उसके साथ साथ उसमें आपने इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया है। लेकिन अब आप भूगोल एक स्पेशल विषय के रूप में जानने वाले हैं। अब आप जानने वाले हैं कि भूगोल क्या होता है, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल हमें क्या बताता है, भूगोल हमें क्या सिखाता है, भूगोल हमें क्या क्या जानकारियां देता है, उन सब चीज़ों की और भूगोल का अन्य विषयों से क्या क्या संबंध है, उन सब बातों को हम इस सेशन में और आगे आने वाले जो भी सेशन होंगे उन सब में जानेंगे। तो आज अपन अध्याय की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रश्न यही है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम हमारा अपना प्रश्न क्या है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल अपन को क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर ही रहते हैं, अपन धरातल के निवासी है, धरातल पर निवास करते हैं और हमारे चारों ओर के आस पास के परिवेश से प्रभावित भी होते हैं, जिसका अपने जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब इसको थोड़े से उदाहरणों से समझते हैं। अपन जब छोटे होते हैं तो अपन को कुछ नहीं पता होता, अपन को ना सर्दी का पता होता है ना गर्मी का पता होता है। लेकिन अपने से जो पहले यानी माता पिता होते हैं, वो अपने लिए सर्दियों में अलग कपड़े खरीदते हैं और अपन को पहनाते हैं, और गर्मियों के लिए अलग कपड़े होते हैं। सर्दियों के लिए अपने बिस्तर अलग होते हैं और गर्मियों के लिए अपने बिस्तर अलग होते हैं। ये अपन को कैसे पता चला? क्या अपन ने जन्म लिया था तो अपन को पता था? तो इसका जवाब आपको पता है, नहीं। तो मानव ने अपन धीरे धीरे सीखते हैं, अपन जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि अपने माता पिता हम अपन को सिखा देते हैं। लेकिन जो मानव सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया, जिसका उद्भव हुआ, उसका मानसिक विकास धीरे धीरे चलते चलते हुआ और उसने यह समझ विकसित की कि सर्दियाँ आती है तो बड़े कपड़े या मतलब उष्मा को रोकने वाले कपड़ों को अपन को पहनना चाहिए, और जब गर्मियाँ आती है तो हमें हल्के कपड़े यानी उष्मा को संरक्षित न करने वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। अपन को जिस साधारण भाषा में जाटे और पतले कपड़ों के रूप में जानते हैं, जैसा आप भी जानते हो। तो अपन धरातल पर रहते हैं, हमारे आस परिवार के परिवेश से प्रभावित होते हैं। हम निर्वाह के लिए आसपास के संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अपन इस चीजों के लिए क्या प्रकृति पर या अपने आसपास के परिवेश, जिसको अपन प्रकृति के एक छोटे रूप में देखते हैं, क्या हम उस पर निर्भर है? आपका क्या उत्तर है? देखो, क्या आप कपड़े प्रकृति के परिवर्तनों, मौसमीय परिवर्तनों के होने वाले हिसाब से बदलते हैं? तो मेरे हिसाब से आपका जवाब भी हाँ होगा। और क्या आप खाने में भी थोड़ा चेंज ला पाते हैं? जब एक तो अपन सर्दियों में खाना खाते हैं और एक अपन गर्मियों में खाना खाते हैं, क्या आपके हिसाब से उस दोनों खानों में परिवर्तन होता है? आपका जवाब भी हाँ होगा, मेरा जवाब भी हाँ ही है। तो क्या आप अपने अन्य रूपों में भी उनको देख पाते हैं? जैसे सर्दियों में जब अपन अलग चीजें बोते हैं,
गर्मियों में अलग चीजें बोते हैं, सर्दियों वाली चीजें अपन गर्मियों में क्यों नहीं बोते, और गर्मियों वाली चीजें अपन सर्दियों में क्यों नहीं बोते? तो इसका स्पष्ट एक ही उत्तर है कि हम अपने आस पास के परिवेश से प्रभावित तो जरूर होते हैं। इन्हीं चीजों का अपन भूगोल में अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं चीजों को जानने समझने के लिए अपन को भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। क्या अब आपको समझ में इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि हमको भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, पहले आदिम समाज और अब आधुनिक समाज। पहले आदिम समाज था, अब आधुनिक समाज है। पहले मानव एक बंदर के रूप में या मान लो एक प्राणी के रूप में पृथ्वी पर उद्भव होगा। उसने समय के चलते चलते अपना विकास किया, अपनी समझ का विकास किया। धीरे धीरे उसने 4 पैरों पर चलने की बजाय 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया। फिर उसके हाथ स्वतंत्र हो गए। वो बाद में अपने हाथों का प्रयोग अन्य कामों में करने लगा, जिससे उसकी क्षमता का विकास हुआ। और सबसे बड़ा मानवीय बुद्धि, जिसने पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों को, पृथ्वी की क्रियाओं को समझा और उसको अपने ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत रहा। और समय के दौर के चलते चलते मानव ने प्रकृति को समझकर अपनी सांस्कृतिक स्थिति को इस स्तर पर ले आया कि पहले जब माता प्रकृति का नियम चलता था, यानी प्रकृति जो करेगी वो ही मानव को करना पड़ेगा, उस स्थिति से निकलकर अपन यहाँ आ गए हैं कि मानव जो करेगा वो प्रकृति ही मानव, प्रकृति पर मानव का प्रमुख अधिकार है। वो जो करेगा प्रकृति वैसी ही बन जाएगी। यानी वो अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने अत्यधिक विकास करेगा तो एक दिन पृथ्वी का विनाश भी सुनिश्चित है। क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के इन रूपों में अपन को आज भी देख सकते हैं। विश्व स्तर पर युद्धों के रूप में अपन कहते हैं कि वाहनों को नियंत्रित करो, और अन्य चीजों जैसे उसमें छोटे प्रदूषण के होता है। वाहनों से आप कार से कितना प्रदूषण कर पाओगे? क्या आप कल्पना कर पा रहे हो कि एक दिल्ली की रोड पे चलने वाली कार एक दिन में कितना प्रदूषण करेगी और एक युद्धक विमान एक दिन में कितना प्रदूषण करेगा? क्या आप इस चीज की भी तुलना कर पा रहे हो कि एक युद्धक विमान कितना प्रदूषण करेगा और एक जो बम है यानी जो मिसाइल है वो कितना प्रदूषण करेगी? तो हम छोटे क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में सोच पा रहे हैं, लेकिन जहां बड़े परिवर्तन यानी जहां वायुमंडल को अत्यधिक नुकसान हो रहा है उस दौड़ में विश्व भागा जा रहा है, विश्व युद्धों की दौड़ में भागा जा रहा है। लेकिन कैसे न कैसे करके इस चीजों को रोका जाना चाहिए जिससे अपनी प्रकृति सुरक्षित रह सके। तो पहले क्या था, भरण पोषण के लिए मानव क्या करता था, पशुओं का और खाद्य पौधों का, कुछ खाने वाले पौधे होते थे, मतलब खाद्य उत्पादन देने वाले पौधे होते थे, उसका उपयोग करता था। और पशुओं का पशुपालन के रूप में उपयोग न करके खाने के रूप में उपयोग करता था। धीरे धीरे मानव ने आग अग्नि का विकास किया, फिर मानव मांस को पकाकर खाने लगा और भोजन को भी पकाकर खाने लगा। उसने अपनी तकनीक से क्या किया, भूमि को, मृदा को, जल को, इन चीजों को समझा। भूमि, मृदा, जल को समझकर उसने क्या किया, आहार उत्पादन यानी अपने खाने के लिए जो उत्पादन है वो करना आरंभ किया, यानी कृषि करना आरंभ किया। उससे क्या मिला, आहार और वस्त्र, भोजन मिल गया और वस्त्र मिल गए। उसने मौसमी दशाओं के भोजनों को और वस्त्रों को अनुकूल कर लिया, यानी गर्मी में अपने ये कपड़े होने चाहिए, सर्दी में ये कपड़े होने चाहिए, और गर्मी में अपन को गर्म खाना, ठंडा खाना खाना चाहिए, और सर्दी में अपन को गर्म खाना खाना चाहिए। उसके बाद क्या किया, भूगोल अपन को क्यों पढ़ना चाहिए? तो भूगोल हमें क्या बताता है, पृथ्वी पर व्याप्त भिन्नताओं को अपन को भूगोल ही समझाता है। मतलब कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ झील है और कहाँ घाटियां हैं, ये अपन को भूगोल समझाता है। ये भूगोल समझाता है। उसके साथ साथ अपन को भूगोल और क्या समझाता है, तो भूगोल ये भी समझाता है
कि कहीं पर्वत है तो वो पर्वत वहां क्यों बने, कहीं पठार है तो वो पठार वहां क्यों बने, कहीं मैदान है तो उस मैदानों का निर्माण क्यों हुआ, कहीं नदी है तो वो नदी उन ढाल मतलब ऊंचाई वाले स्थानों से नीचे की ओर क्यों बहती है। ये भूगोल अपना अन्य विषयों के साथ संबंध होकर उन विषयों के साथ संबंधित रूप से और मुख्य रूप से अपने विषय में भूगोल अपन को इसका भी अध्ययन करवाता है, भिन्नता वाले स्थानों का और व्याप्त भिन्नता दर्शाने वाले उपकरणों का भी। अब अपन भूगोल की जो भिन्नताएं हैं वो किस पर देख सकते हैं। पहला अपन मानचित्र पर, और मानचित्र को अपन ने एक ग्लोब के रूप में समझा है। ग्लोब जिसको अपन छोटी पृथ्वी का प्रतिरूप भी मानते हैं, उस पर देख सकते हैं कि यहाँ यह महाद्वीप है, यहाँ जलीय क्षेत्र है, यहाँ पर्वतीय हिस्सा यानी भूरे रंग से दर्शाया गया है, यानी ये पर्वतीय हिस्सा है, गाढ़े भूरे से दर्शाया गया है यानी ये अधिक उठा हुआ है, और हल्के भूरे से दर्शाया गया है यानी ये कम उठा हुआ भाग है, यानी ये पठार भी हो सकता है, या हरा दर्शाया हुआ है तो यानी ये मैदान है, और अगर नीला दर्शाया हुआ है तो यहाँ कोई जलीय क्षेत्र है। हम उसको किस पर देख पाते हैं, तो हम उसको ग्लोब पर देख पाते हैं। किस किस पर देख पाते हैं उसको, तो अपन उसको ग्लोब पर देख पाते हैं। फिर उसके बाद अपन वैज्ञानिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी का ये एक भाग भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी जिसका इंग्लिश में पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका प्रयोग करते हैं। तो अपन उसमें क्या करते हैं, पूरा मानचित्र उसमें सैटेलाइटों के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। फिर उसमें अपन सैटेलाइटों के वो प्रयोग के माध्यम से पूरी पृथ्वी का मानचित्र बना हुआ होता है। फिर अपन उसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे केंद्रित करते हैं, यानी इतने यहाँ अपन को देखना है तो वो वहां का अपन को विस्तृत जानकारी दे देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, आर बार की चीजों से प्रभावित होते हैं, और इसके निर्वाह के लिए हम इसी पर निर्भर है, इसलिए हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। भूगोल में इसलिए भी करना चाहिए कि अपन भूगोल के साथ साथ उन तकनीकों को भी भूगोल में उन तकनीकों को भी सीखते हैं जिसमें मानव ने अपने जीवन में परिवर्तन करके सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन चीजों का भी भूगोल में अध्ययन अपन करते हैं। भूगोल पृथ्वी पर व्याप्त भिन्नताओं को दर्शाता है। अपन को यह जानने के लिए भी भूगोल का अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, और इन चीजों में अपने दो यंत्र सहायता करते हैं। उसका एक का नाम ग्लोब है और दूसरे का नाम GIS है, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसके बाद आपको अब ये आपको मिल गया कि भूगोल आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है, ठीक है हमें भूगोल पढ़ना तो चाहिए, पर भूगोल में क्या पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि भूगोल में क्या पढ़ते हैं। तो अपन इसका सर्वप्रथम किसी चीज का क्या उत्तर कहाँ से लेते हैं। आपका एक घर में मान लो आपके पिताजी ने किसी चीज नाम का प्रयोग किया, तो आप क्या उनको यही कहते हो कि ये क्या है। आप जरूर इसी शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। जब आप बच्चे थे तो आप जब घूमने जाया करते थे इधर उधर, तो क्या आप पेड़ों को देखकर भी बोलते थे ये क्या है, फिर अपन को उसकी विशेषताएं पता चलती थी। तो ऐसा ही एक ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज करते हैं। वो कहते हैं भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं, और जब उनको किसी ने पूछा कि जिस शब्द का तुम प्रयोग कर रहे हो, या जिस विषय के बारे में तुम शब्द या उसके बारे में जानकारी दे रहे हो, उसका अर्थ क्या होता है, तो आ जाओ उसको अपन देखते हैं। तो इरेटोस्थेनीज साहब क्या कहते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्रोप्स को समझा। उन्होंने कहा जियो यानी अपनी भाषा हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और हिंदी में ग्रोप्स का अर्थ होता है वर्णन। ग्रीक भाषा के इन शब्दों का यह अर्थ होता है, इसका मतलब बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो मतलब उन्होंने लोगों को समझाया कि इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी जिसका हिंदी अर्थ या ग्रीक भाषा से हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन।
तो उन्होंने ये समझाया कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है और उसी रूप में मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन जो है उसी को मैं भूगोल नाम दे रहा हूं, यानी उसी को मैं ज्योग्राफी नाम दे रहा हूं। तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के का वर्णन, भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का क्या वर्णन? तो मतलब मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। ये भूगोल की परिभाषा भी बनती है। सर्वप्रथम भूगोल की यही परिभाषा आई थी कि पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में वर्णन ही भूगोल है। और इन्होंने ज्योग्राफी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। उसके बाद मानव के निवास के रूप में, उसमें के बाद अपन क्या देखते हैं भूगोल में? अपन क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? अपन क्या मतलब देखते हैं वर्णन के रूप में क्या वर्णित तो करते हैं भूगोल में? तो अपन स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, जो अपने आधारभूत कक्षाओं की प्रथम क्लास थी उसमें भी अपन ने, उसके बाद वाली क्लास उसमें भी अपन ने इन सभी चीजों को किया था। प्रथम क्लास में भी अपन ने इन चीजों को या इन नामों से अपन वहां परिचित हो चुके हैं। अब इन्हीं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल। इन्हीं के अध्ययन को सर्वप्रथम क्या कहा जाता था? भूगोल। अब कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं पर्वत आ गया, कहीं पठार, और अब कोई वैज्ञानिक मतलब कोई दार्शनिक जाता भी है तो वो वहां की अनेक प्रकार की सूचनाएं लेकर के आ जाता है और उसको उसी रूप में डाल दी जाती है और बाद में उस बुक का नाम दे दिया जाता है भूगोल। ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। मतलब आप देखो कहीं गए, आप आज जैसे आप मान लो कल को विद्यालय गए तो आपने क्या देखा? एक गली है, उस गली के आसपास बहुत सारे घर है और उस गली के पास पेड़ भी है। ये पेड़ इस चीज के पेड़ हैं। हमारे विद्यालय का एक बड़ा सा गेट है, उस गेट पर, उस गेट के पास भी पेड़ हैं और इस चीज के वो पेड़ हैं। वहां पर वाहन भी आते जाते हैं, वहां पर ये जानवर हमने देखे। तो मतलब इसी तरीके से सर्वप्रथम भूगोल का वर्णन करके एक किताब में डाल दिया जाता है। ये किताब किसकी है? भूगोल की। क्या आपको इसी तरीके से कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो बोरिंग नहीं लगेगा? आप उसको इसी तरीके से क्या पढ़ोगे? हर कोई कहीं की जानकारी डाल दे। जैसे कोई मान लो ग्रीक विद्वान या अपना विद्वान वहाँ अफ्रीका जाता है तो वहाँ के पेड़ों के बारे में अपन को जानकारी दे दे, वहाँ के पशुओं के बारे में जानकारी दे दे, वहाँ के पर्वतों के, वहाँ के पठारों के, वहाँ के जलीय क्षेत्रों के बारे में, और उसमें कोई भिन्नता नहीं। पहले उसने जलीय क्षेत्र डाल दिया, उसके बाद उसने पर्वत डाल दिया, बीच में फिर जलीय क्षेत्र दोबारा डाल दिया। लेकिन इन सब का वर्गीकरण जिसने किया उसका नाम, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन सभी चीजों का वर्गीकरण हॉड्सन वर्नियर या ऐसे करके उस वैज्ञानिक का नाम है, जो अपन कल चर्चा उस पे करने वाले हैं। अभी मेरे पास वो सोर्स है नहीं, वो इस अपनी किताब में इसमें उसका वर्णन है नहीं, तो अपन उस वैज्ञानिक का नाम कल देखेंगे। उसने सर्वप्रथम भूगोल को दो भागों में, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, और इन दो भागों में भूगोल को विभाजित किया। उन्होंने ही सबसे पहले मानव के क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय उपागम के रूप में इन सभी को क्षेत्रीय उपागम के रूप में और ऐसे करके किसी अन्य भागों में भूगोल को विभाजित किया। तो अपन सर्वप्रथम क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, और सर्वप्रथम यही थे जिनको भूगोल कहा जाता था। इनके मिश्रित रूप को भूगोल कह दिया जाता था। इन सभी चीजों के साथ मानव क्या करता है? अंतः प्रक्रिया इनको समझता है, इनके साथ कुछ क्रियाएं करता है, जिसके द्वारा मानव क्या करता है? स्थल मंडल पे अपनी इमारतें बना लेता है, पर्वत वगैरह जहां भी है उसको जो संभावनाएं लगती है अपने विकास के लिए वो करता है, हिल स्टेशन बना लगता है। अगर पठारों पर्वतों पे खनिज मिलते हैं तो उसको निकाल के अपने उपयोग में उसको कर लेता है। जैसे लोहा मिला है तो लोहे को निकाल के उसने हल बना लिए, लोहा बिना है तो उसे निकाल के उसने ट्रैक्टर बना लिए। ऐसे मतलब संसाधनों का वो उपयोग अपने लिए कर लेता है। और परिवहन यानी स्थल परिवहन, मतलब स्थल है तो वहां सड़कें बना ली, सड़कों पे क्या किए उसने? वाहन चला दिए। तो इन परिवर्तित चीज ये स्थल मंडल किसने कर दी?
इसमें अतः प्रक्रिया द्वारा इसने इसमें परिवर्तन कर दिया। समुद्र, नदी, झील और भूजल ये जलमंडल के भाग होते हैं, जिसने इसमें क्या किया कि समुद्र है अपने पास, जल है बहुत सारा, तो अपन उसमें नाव बना करके नाव परिवहन करने लगे। और फिर नदी है अपने पास, तो मानव ने सोचा ये नदी जा रही है, ये पानी वैसे समुद्र में जा रहा है, अपने काम नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं जो सूखा क्षेत्र है वहां इस नदी को अपन नदी से नहर निकाल के, यानी एक छोटी वितरिका निकाल के, और वहां से पानी है जो उस सूखे क्षेत्रों में ले जाते हैं। जैसे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर, तो वहां नहरें आ गई, पर्यटन स्थल बना दिए। और अब भूजल है, अब झीलें हैं, तो झीलों का मानव ने क्या सोचा कि यहाँ से नमक उत्पादन होता है तो नमक निकाल ले, और यहाँ उसके आसपास सुंदर चीजों को बना करके उसको पर्यटन स्थल बना दिए। और उसके बाद भूजल था, तो अब मानव को जैसे ही पता चला कि भूमि के नीचे भी जल है, तो मानव ने उन क्षेत्रों में जल निकासी शुरू कर दी जहां जल की कमी थी, तो ट्यूबवेल का निर्माण कर लिया। गैसें, सूर्य तप और पवन, बादल, ये कुछ है जो वायुमंडल के भाग है, तो इसका उपयोग करके गैसों की समझ मानव ने प्राप्त की। और सूर्य तप से मानव ने सौर ऊर्जा यानी सौर प्लेटों का निर्माण कर लिया, सौर ऊर्जा बनाने लग गया। और पवन यानी वायु के ज्ञान से मानव ने विमान यानी वायु परिवहन भी शुरू कर लिया। और कृत्रिम वर्षा, बादल बनते हैं तो मानव ने कृत्रिम वर्षा करानी भी शुरू कर ली। उसके बाद अपन जीवमंडल, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, अब उसमें मानव ने कुछ जीव संरक्षण के लिए क्षेत्र कर दिए, विशेषीकृत कर दिए कि इनमें अपन जीवों को सुरक्षित करेंगे, और पशुपालन इत्यादि। अब ये जीव संरक्षण मानव है तो उसी का शब्द दिया हुआ है। आपने क्या कभी सोचा है कि हम जीवों को सुरक्षित क्यों करते हैं? हम पहले आए थे या जीव? हम असुरक्षित थे या जीव? और अब भी हमने ही तो जीवों का नुकसान पहुंचाया है या जीवों ने हमारा नुकसान कर दिया? तो इसका जवाब है मानव एक घुसपैठिया है, मानव ही ऐसे काम करता है। उसने जीवों के बेचारों के घरों को जला दिया, अब वो वहां खाना नहीं मिलता तो क्या करे, फिर वो मानवीय क्षेत्रों में घुसता है, मानव निवास के जो क्षेत्र उनमें घुसता है, फिर वहां हानि करता है। फिर वो कहते हैं यहाँ हमारे यहाँ इसने हानि कर दी तो इसको मारो। फिर जैसे भी है जीवों के क्षेत्र नष्ट होते हैं तो फिर अपन को जैव विविधता बनाए रखनी भी होती है, क्योंकि वो भी प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी है। तो फिर मानव क्या करता है कि ये अपने यहाँ आते हैं, इसको वहीं कुछ क्षेत्र है जो विशेषीकृत कर देते हैं, फिर ये वहाँ आपका अपना जो भोजन वगैरह है वो करते रहेंगे। तो अपन ने जीव संरक्षण क्षेत्र बना लिए। अब मानव पहले तो भूगोल ये करता था, क्या भूगोल को एक विषय के रूप में देखा जा सकता है? अब इसमें ये क्या है, क्या का वर्णन कर रहा है, क्या है, कहीं जाता है तो क्या है कि वहां पर्वत है, क्या है वहां नदी है, क्या है वहां झील है। अब दूसरा किसका वर्णन करता है, कहाँ का, क्या है झील है, कहाँ है, तो किसी क्षेत्र का नाम, जैसे यूरोप में है, जहां भी वो वर्णन करते जाता है। अब मैं आपको पूछूं कि आपने स्कूल जाते समय क्या देखा, तो आप कहोगे पेड़ देखा। फिर मैं दूसरा पूछूंगा कहाँ देखा, तो आप कहोगे कि वहां उस गली के पास या उसके घर के पास या स्कूल के अंदर। तो क्या और कहाँ, सर्वप्रथम दो प्रश्न पूछे भूगोल से जाते हैं। दो प्रश्नों का अध्ययन भूगोल करता है, पहला क्या, दूसरा कहाँ। और तीसरा जो है, जो भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्वीकार करता है या वैज्ञानिक विषय की समझ देता है, वो है क्यों। यानी वहां पर्वत है तो वहां पर्वत क्यों है, वहां मैदान है तो वहां मैदान क्यों है। वो एक अपनी साइंस वाली कॉपी थी वो कहाँ है, वहां पर्वत है वहां क्यों है, कोई मैदान है तो मैदान वहां क्यों है, वहां मैदानों के बारे में आप जानकारी लेते हो। फिर अपन कहते हैं कि वहां मैदान क्यों है। तो ये जो क्यों है ये एक्सपेरिमेंट पे होता है, और एक्सपेरिमेंट विज्ञान में किए जाते हैं। तो ये अपने भूगोल को विज्ञान से जोड़ता है, उस शब्द का नाम है क्यों। इसमें अपन क्या करते हैं ये इन सब को देखेंगे। तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन चीजों का अध्ययन करता है।
क्या और कहाँ, जो पहले भी करता था। उसके बाद जो करता है वो किसका करता है, क्यों का। ठीक है, तो उस क्या में क्या करता है, धरातल की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूपों के बारे में देखता है। मतलब धरातल पर क्या क्या बना हुआ है तो वो देखता है, पर्वत, मैदान, पहाड़, उनके बारे में, प्राकृतिक विशेषताओं के प्रतिरूपों के बारे में देखता है। और कहाँ, यानी प्राकृतिक प्रतिरूपों कहाँ है, या जो प्राकृतिक प्रतिरूपों पर अगर पर्वत देखा है तो पर्वत कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, मैदान कहाँ है, इन अपन को कहाँ है यानी कहाँ वितरित है, या वर्ण कहाँ वितरित है, तो इसके वितरण को जो देखता है उस शब्द का नाम है कहाँ है। अगर पर्वत है तो पर्वत कहाँ है, तो फिर अपन देखते हैं कि उस देश का है। मतलब मैं आपको पूछूं पर्वत, तो आप ठीक है पर्वत क्या है उसके बारे में मैं कहूँगा रॉकीज, फिर आपका ये प्रश्न होगा कहाँ है, मतलब फिर रॉकीज आप क्या बताओगे, उत्तरी अमेरिका में है। तो उसके बाद अपन ने ये हो गया, तो अपन देखते हैं फिर रॉकीज वहां क्यों है, इसका अध्ययन अपन आगे सिद्धांतों में करेंगे। तो कार्य कारण संबंध से यानी तत्वों एवं तथ्यों के मध्य, तत्व क्या है, वहां के पर्वत है, वहां की मिट्टी है, और वहां के वायुमंडलीय तत्व, और तथ्य कि वहां पर्वत है। इन तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से, कार्य कारण संबंध का मतलब वायु, मिट्टी, मृदा, ताप, इन सब से मिलके ये जो पर्वत है ये कैसे निर्मित हुआ, कार्य कारण संबंध, इन्होंने इनके मध्य की क्या क्रियाएं थी जिससे ये निर्मित हुआ। तो क्यों में अपन कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए तथ्यों को या प्रश्नों को देखते हैं। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूपों को कौन दर्शाता है, तो वो क्या दर्शाता है, यानी भूगोल में क्या शब्द है वो क्या है, इन प्रतिरूपों को दर्शाएगा। इन प्रतिरूपों के वितरण को कौन दर्शाता है, तो इन विशेषताओं के भौतिक सांस्कृतिक इन विशेषताओं के वितरण को जो शब्द दर्शाने वाला है वो कहाँ है। वितरण को वैसे भी कहाँ ही दर्शाता है, किसी भी सब्जेक्ट में वो वितरित अगर कहीं होगा तो उसके लिए क्या प्रश्न पूछेंगे अपन, कहाँ है। और इन तथ्यों और तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध जो है वो अपन को क्या दर्शाता है, क्यों, वो कौन सा शब्द है जो कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, वो है अपना क्यों। तो आशा है आपको ये पूरी क्लास है जो समझ में आ गई होगी। अब आप इसके नोट्स बना लेना। अब आपकी बुक के अगले सेशन में मैं देखता हूँ कि अगले वीडियो में शायद पहला अध्याय आपका पूरा हो जाएगा, या उससे अगले में पहला अध्याय। अपन एक सप्ताह में ऑन एन एवरेज 2 अध्याय कंप्लीट करेंगे, तो इससे अपन को 2-3 महीने अपन कोर्स को पूरे होने में लग जाएंगे। तो ये आशा है कि इतना आपको आ गया होगा। अब अपन ने भूगोल की कक्षाएं विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को अपने साथ जोड़ो ताकि अपने परिवार की संख्या बढ़े। जितने भी ज़्यादा आपके जानकारी में जितने भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो। और हमारा अब हम ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपसे बस इतना कुछ भी नहीं मांगते, केवल एक चीज़ मांगते हैं कि अपने परिवार के सदस्य जो है उनकी संख्या बढ़ाओ ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, अपनी क्लास से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।